और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से खास बातचीत। योजना है या अन्य खाद्य योजना, उनसे किस तरह से जोड़ा जाएगा और किस तरह से सर्वे की रिपोर्ट क्या मिली है? इसमें एक जो मुख्य योजना है, जहाँ तक अन्न की बात करें, खाद्य सुरक्षा की, तो एनएफएसए की सिक्योरिटी जो एक्ट के तहत बनी हुई, उसमें हमारे पास में कुल मिलाकर के जो अनुमत संख्या है जो भारत सरकार से एफसीआई के लिए, जहाँ से हम मतलब जितने लोगों के लिए उसमें पैसा उठा सकते हैं, वो है 4.46 करोड़। जबकि हमारे पास नंबर ऑलरेडी एनएफएसए के अंदर ही करीब करीब 5 करोड़ का था। तो 54 लाख का तो डेफिसिट हमारे को शुरू से ही आ रहा था। तो हमने मतलब इसको राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय ले करके, और 1 महीने का शुरू में जो गैप था वो हमने अपने पैसों से करीब 78 करोड़ रुपया उसके अंदर हमको खर्च करना पड़ा। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का मंत्र था कि कोई भूखा न सोए, उसके तहत इसको डिसीजन को लिया, तो भारत सरकार के सामने रखा गया कि एक और तो एफसीआई के गोडाउन्स भरे हुए हैं, दूसरी तरफ ये स्थिति बन रही है कि लोग गेहूं चाहते हैं और उनको मिल नहीं रहा। और भारत अगर राज्य सरकार हर महीने अपने पास से देगी तो बहुत बड़ी राशि इसके लिए चाहिए। उस बात को इन्होंने समझा और सारे राज्य सरकारों से मांग आई। अल्टीमेटली हमारे को इन्होंने 44 लाख जो माइग्रेंट लेबर है उनके नाम पर भी इसमें एक शुरू में सहमति दी भारत सरकार ने। तो जो 54 लाख का डेफिसिट था उसमें से 44 लाख का तो हमारे पास फर्दर यहाँ से सहमति आ गई। फिर हमने फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा कि हम इसके अंदर सर्वे करवा रहे हैं, और सर्वे करा करके कुछ लोग जो एनएफएसए के पात्र शायद तब नहीं होते, लेकिन अब इस कोविड के समय में वो बेरोज़गार हो गए हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मंदिर का पुजारी सेवागीर, वो आज की तारीख में बंद होने से खाली बैठा है, उसके पास कोई साधन नहीं है। ठेला चलाने वाला, रेहड़ी जो चलाते थे रेहड़ी वगैरह, वो सब बेरोज़गार हो गए। तो बहुत सारे फैक्ट्रियां बंद होने से हुए थे, कुछ अब वापस गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है रोज़गार। तो ये हमने जब सर्वे कराया तो इसका करीब करीब 65 लाख का फिगर हमारे पास आया। तो इस 65 लाख में से हमने 44 लाख तो हमको वो अनुमति उन्होंने दे दी है, और बचे हुए के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। और भारत सरकार के लेवल पे मैंने सेक्रेटरी फूड से बात की है, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि जल्दी इस पे फैसला दिया जाएगा। नहीं भी लिया गया तो हम किसी को इससे गेहूं से वंचित ना होने देंगे, तो निश्चित रूप से हम उनको ये मुहैया कराएंगे। हमने लिफ्टिंग का सारा अपनी तैयारी कर ली है। ऑलरेडी हम 47 लाख जो इनमें से थे, जो सर्वेड लोग हैं, इनमें से 47 लाख का तो गेहूं पहुंचा चुके हैं। अब बचे हुए का भी हमारा 18 लाख का वो उसमें अंडर प्रोसेस है, और तब तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इसकी परमिशन आ जाएगी। मजदूरों की जो यहाँ पर ही श्रम मिले या रोजगार मिले, इसको लेकर श्रम विभाग ने भी अपनी एक्सरसाइज की है और कुछ कंपनियों से बात की, जैसे तो किस तरह से अब इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया आगे चल रही है, क्योंकि यहाँ आ गए हैं उनको रोजगार देना एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो इसको लेकर किस तरह से आगे की प्लानिंग है? आपने अपने प्रश्न में ही इसका पार्शियल उत्तर भी दिया है, क्योंकि पहले तो बहुत बड़ा नंबर हमारे पास प्रवासी श्रमिक, वो अभी यहीं रहना चाहते हैं। तो अनलॉक 1 के बाद अब किस तरह की रणनीति सरकार की रहेगी, क्या प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, खास तौर से माइग्रेंट को लेकर? जिस तरह से समस्याएं हुई थी, वापस कैसे रोजगार मुहैया हो सके, कैसे ट्रैक पर अर्थव्यवस्था आ सके, तमाम अहम चीजें जिसे लेकर हर कोई जानना चाहता है कि सरकार का अगला स्टेप होगा क्या। और जो वो काम अन्यत्र कर रहे थे दूसरे राज्यों में, अगर उस सब के कौशल का फायदा हम उनको यहाँ पर उठा लें तो एक पन दो काज वाली स्थिति बन जाएगी, और यही हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। अब बात ये आती है, जैसे आपने कहा जेम्स एंड ज्वेलरी वाला, जेम्स एंड ज्वेलरी की एक स्कीम चल रही है कौशल प्रशिक्षण की। उसके अंदर हमने ये सारी तैयारी की है। जो जितना भी ट्रेनिंग का खर्चा होगा राज्य सरकार उसको करेगी, और वो जो डायरेक्ट बनी हुई है जेम्स एंड ज्वेलरी की, वहाँ से हमको भारत सरकार से भी पैसा मिलेगा। फिर हमने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने
राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया था। इस राज कौशल पोर्टल पे न केवल प्रवासी श्रमिक बल्कि RSLDC के समस्त कोर्स में जितने भी लोग प्रशिक्षित हुए हैं, किस किस कोर्स में किस किस तरह का प्रशिक्षण है, नाम वाइज, मोबाइल नंबर वाइज और उनका पूरा क्या दक्षता है, ये सारी चीज़ें एक जगह पर ये इसको रखा गया है। लगभग 53 लाख लोगों का उसके अंदर ऑलरेडी इंदराज हो चुका है। तो अब उसमें हमने ये वाली जो सूचना है CII, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की और अन्य जो बॉडीज़ हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशंस, उनके साथ शेयर की है। अब वो पोर्टल से उनको जिस प्रकार की स्किल वाले सेट के लोग चाहिए वो उसमें से छांट सकते हैं। उसमें क्योंकि मोबाइल नंबर है, सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारी मदद चाहेंगे तो लेबर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और ज़िला प्रशासन के माध्यम से उनको रोज़गार जो चाहने वालों से कांटेक्ट करा दिया जाएगा और म्यूचुअली सूट करेगा तो ऐसा भी हो सकेगा। और यदि वो चाहेंगे कि हमको इन लोगों को एक कोर्स करा के RSLDC से और वो स्किल सेट दिया जाए तो RSLDC को वो भी बता दिया गया है। ये हमारा आपस का कमिटमेंट होगा कि ये इनके लिए इतने लोग प्रशिक्षित किए जा रहे हैं और प्रशिक्षण लेने के बाद वो सीधा फैक्ट्री या इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कर लिए जाएंगे। इन दिनों लॉकडाउन के बाद ये स्थिति आई है कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। इस वजह से ख़ास तौर पर एक मुहिम चल रही है कि स्कूल फीस माफ़ हो जाए। चूँकि बिजली बिल और अन्य प्रकार की रियायतें तो दी गई हैं, तो स्कूल फीस माफ़ी में सरकार किस तरह से सहयोग कर सकती है और स्कूल की पूरी प्रबंधन भी चौपट नहीं हो, इसके लिए क्या हो? क्योंकि कई स्कूल अभी शुरू तो कर सकते हैं लेकिन बच्चे वहाँ पर नहीं आएंगे, पेरेंट्स भेजेंगे नहीं, और पेरेंट्स नहीं भेजेंगे या फिर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो वहाँ सील करने की स्थिति आएगी। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा? विभाग ऑलरेडी शिक्षा मंत्री जी ने अपीलें भी निकाली हैं और इसमें बातचीत भी जारी है। अब इसमें दोनों तरह की बातें आती हैं। एक तो प्राइवेट स्कूल ऐसे जो कि बहुत सक्षम हैं, बड़े स्कूल्स हैं जिनकी फीस बहुत हाई है और उसके अंदर जो है उनके पास में क्षमता है कि वो स्कूल फीस को कुछ दिन के लिए माफ़ कर सकें या डेफर कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनके पास में स्कूल फी मतलब अगर नहीं आती है तो टीचर्स को पैसा देने के लिए नहीं होगा, उनके रिसोर्सेज जो हैं सीमित हैं। उन सब को देखते हुए बैलेंसिंग की बात है, क्योंकि हम एक स्वीपिंग एक जजमेंट लेते हुए, एक निर्णय लेते हुए ये नहीं फोर्स कर सकते कि आप इनको माफ़ करें। इसमें अगर उनका ये माफ़ कर, जैसे ये फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में भी हुआ, जब फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ को फोर्स किया गया कि आप पूरा पैसा इनको देंगे, ना तो रिट्रेंचमेंट करेंगे ना कटौती करेंगे वेतन में, तो 1 महीने दे दिया मार्च में, अप्रैल में दे दिया, अप्रैल बड़ी मुश्किल से लोगों ने दिया, मई से देना बंद कर दिया, अल्टीमेटली रिट्रेंचमेंट शुरू हो गया। वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो NDMA एक्ट में जो ये निर्देश दिए गए थे उनको वापस लेने पड़े। तो जो चीज़ व्यावहारिक नहीं है उसको ज़्यादा चलाना उचित नहीं होता। बातचीत से जो रास्ता निकल सकता है, उनसे अपील की गई है कि आप इस दौरान जो फ़ी है उसको माफ़ कर सकें या कम कर सकें, या अगर उस समय अगर कोई पेमेंट करता है तो उसमें कंसेशन दे सकें। ये सारी बातें उनसे की गई। कुछ जो संस्थान है, खासतौर पर प्राइवेट संस्थान या अन्य संस्थानों में वेतन कटौती तक की भी बात आई है और कई जगह श्रमिकों को या हम कहें कर्मचारियों को निकाला गया है। हालांकि बहुत पहले से ही प्रयास किए थे, राज्य सरकार ने एक अपील भी जारी की थी कि इस तरह से किसी को निकाला नहीं जाए, वेतन कटौती नहीं की जाए, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वित्तीय संकट सबके सामने है, ऐसे में सरकार का क्या रुख रहेगा और सरकार उनको किस तरह से समझाइश कर सकती है? देखिए, अभी जो मैंने बात कही थी कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सलाह दी थी शुरू में राज्य सरकार ने, लेकिन सलाह को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था आदेश में। भारत सरकार के NDMA एक्ट में होम डिपार्टमेंट द्वारा ये निर्देशित कर दिया गया था कि इसमें इनको ना तो रिट्रेंच करेंगे अपने श्रमिकों को और न ही उनके वेतन में कटौती करेंगे। तो ये क्योंकि आदेशात्मक बात थी, इसमें किसी प्रकार की चॉइस नहीं दी गई थी और जो नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की बात थी। इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आने शुरू हो गए अप्रैल के अंत से, और मई के अंदर तो लाइन लग गई कि साहब हमारी खुद की स्थिति नहीं, हम खुद भूखे मर रहे हैं, रेवेन्यू ज़ीरो। इस तरह की स्थिति में हम कहाँ से वो लेकर के आएंगे? तो हमारे पास मजबूरी है, फैक्ट्री बंद है, हमको
या तो ले ओवर करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, कुछ हमको संख्या परमानेंटली भी आगे जाके कम करनी पड़ेगी। ये बातें वहाँ तक ये सारी वीसीज जो मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से की गई, उनमें सब में लगातार सामने आई थी और ये भारत सरकार को भी अवगत हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने उस आदेश को वापस विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करने के बाद में अब वो आदेश ख़त्म हो गया। अब ये उनके बीच का मामला है, इसमें जो मैनेजमेंट है और लेबर के बीच में। लेकिन अब तो उल्टी स्थिति है कि क्योंकि लेबर उपलब्ध नहीं